बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने क्वालिटेटिव डाटा के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे बात की है, जिसमें हमने टेबुलर अरेंजमेंट, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, और साथ साथ हमने ग्राफिकल डिस्प्ले, उनकी पिक्चर्स देखी हैं, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। उसके ज़रिए हम क्वालिटेटिव डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दैट इज़ द मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ रॉ डाटा। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा बाई क्वांटिटेटिव डाटा वी मीन न्यूमेरिकल टाइप डाटा, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। और इसमें भी हमने देखा कि क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो दो तरह का होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस की, कि जब डाटा के अंदर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस होंगी तो ऐसे क्वांटिटेटिव डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इसके लिए बेसिकली तो आइडिया वही है कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इसके लिए भी बनाएंगे। मगर इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अनलाइक द अदर क्वालिटेटिव वैल्यूज़ ये नंबर्स होंगे। जब ये नंबर्स होंगे तो इनमें नंबर्स के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो मीनिंगफुल होंगे, उसके मुताबिक इनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट होगी लाइक दिस। तो इसमें कुछ इंटरवल भी पॉसिबल होगा जब कॉन्टीन्यूस डाटा होगा। तो रिकॉल करें कि क्वांटिटेटिव डाटा को हमने कैटेगराइज किया था डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा में फर्दर। तो अब अगर पहले बात करें डिस्क्रीट डाटा की, तो उसमें आप रिकॉल करें, हमने कहा कि डिस्क्रीट डाटा वो है कि जो जिसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो गैप्स और जंप्स में आती हैं, उसमें मतलब इंटरवल पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट programs of mathematics department, of chemistry department, of physics department। इन एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका जो काउंट है वो एक होल नंबर्स में आएगा। सिमिलरली हाउस होल्ड साइज़, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स और नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स, कितने एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक उसका साइज़ क्या है। अब किसी में 2 होंगे, जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, तो किसी में यानी उनका एक साथ बेबी भी होगा, 3 होंगे, किसी में पेरेंट्स भी होंगे 5 7। तो ये जो नंबर्स हैं ये भी एक क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्क्रीट डाटा की एक एग्जांपल है। अच्छा, अब इस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग। तो सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग ऐसे डाटा के लिए की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए स्टेप्स को भी फॉलो किया जा सकता है, मगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप सो कि ये आपके लिए इनफ होगा कि मेरी इस एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो को आप देखें, आप इसको रिपीट करके बार बार भी इसको वॉच कर सकते हैं, जिसमें जो भी पॉइंट क्लियर करना हो आप इसी से कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप इस बुक को स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये वे बताया जाएगा कैसे ये ग्रुपिंग करनी है। एक नई एग्ज़ाम्पल है, इसमें टीवीज़ पर हाउस होल्ड, ये एक वेरिएबल है कि एक हाउस होल्ड में कितने टीवी सेट्स रखे हुए हैं। ये भी अमेरिका में ये सर्वे किया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि डाटा के सोर्सेज हैं कि डाटा को कहाँ से और कैसे कलेक्ट किया गया है। तो ये एक टेलीविज़न ब्यूरो ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसने ये पब्लिश की है ये इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने पहले कलेक्ट किया था, ठीक है, सर्वे के ज़रिए कलेक्ट किया था, लोगों से घरों में जाकर पूछा था कि आपके पास कितने टीवी सेट्स हैं घर में। तो इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी थी और उसको ऑर्गेनाइज करके या जिस फॉर्म में भी इन्होंने पब्लिश किया है इस इदारे में। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स जो 50 हाउस होल्ड्स जो रेंडमली सिलेक्ट किए थे
किए गए थे किसी पर्टिकुलर रीजन से, यूएस का ही होगा, तो उसमें उन 50 हाउस होल्ड में से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन ली है, तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया है तो वो रिस्पॉन्सेज इस टेबल में दिया गया है। जैसे ये एक घर वालों ने कहा है कि उनके पास एक टीवी सेट है, दूसरे ने भी एक कहा है, तीसरे ने भी, इन्होंने 2 कहा है, इन्होंने 6 कहा है, किसी ने 3 कहा है, एंड सो ऑन। ये हाउस होल्ड है, इन्होंने कहा है कि उनके पास कोई टीवी सेट नहीं है। तो ये 50 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। नाउ यू कैन सी वी हैव नो idea about having some claim that how many number of TV sets are there in that particular state of US are like this। तो अब इसमें क्योंकि ये देखें ये नंबर्स हमारे पास बहुत ही स्कैटर फॉर्म में है, कहीं 1 है, कहीं 2 नज़र आ रहा है, कहीं 3 नज़र आ रहा है। तो इस रॉ डाटा को, अनग्रुप डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देना, ये है स्टैटिस्टिकल टूल। दिस इज़ द वर्क, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फील्ड। तो इसके लिए ग्रुपिंग जो की जा रही है वो सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग है। ये कैसे करेगी, हाउ इट विल वर्क? इसमें ये होगा कि फर्स्ट कॉलम हमने बनाना है जिसमें इसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने इससे पहले किया था, वो लिखनी है। डिफरेंस ये होगा कि वो वैल्यूज़, चूँकि अब ये नंबर्स हैं तो इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है। मतलब क्या कि जैसे इसमें 0 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इनको आगे पीछे नहीं लिखेंगे बल्कि एक ऑर्डर में लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। यही डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। अब आगे से यही वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनका आगे फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। जस्ट आप काउंट कर लें कि 0 कितने टाइम्स इस डाटा के अंदर आया है, तो आप ये गौर करें कि इसमें सिर्फ 1 टाइम आया है, ये वाला। इसी तरह से आप 1 को काउंट करेंगे तो ये 16 टाइम्स 1 इस डाटा के अंदर नज़र आएगा। तो ये आप लिख लें। तो ये जो 2 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड, नंबर ऑफ टीवीज एंड फ्रीक्वेंसीज, दिस इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रॉ डाटा यूजिंग सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग। इस एग्जांपल के अंदर भी उसने यही कहा है कि यूज सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग टू ऑर्गेनाइज दीज डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक काम हो गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली यूजिंग सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग। ये आपका मतलब इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये डाटा तो दिया गया है, करना क्या है? करना हमने ये है कि सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो ये हमने बनाई। अब देखें, इसको देख के हमें ये आइडिया हो रहा है कि नो टीवी सेट ऐसे हमारे पास हाउस होल्ड बहुत कम है, जस्ट ओनली 1। तो इसी तरह से 1 टीवी सेट ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम नो टीवी सेट, ये ऐसे हाउस होल्ड्स की तादाद सबसे कम है जिनके पास कोई टीवी सेट्स नहीं है। ऐसे हाउस होल्ड्स की तादाद बहुत कम है, यानी सबसे कम है जिनके पास कोई टीवी सेट नहीं है, वो 1 है। और ऐसे हाउस होल्ड्स जिनके पास एक टीवी सेट है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 16। इसी तरह से 1 के बाद 2 टीवी सेट्स के जो काउंट हैं वो उसके बाद ज़्यादा हैं, 14 हैं। फिर 3 के 12 हैं, उसके बाद हैं। मतलब ये कि अब इसमें ये नज़र आ रहा है कि जूँ जूँ नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स इंक्रीज़ करें तो ऐसे हाउस होल्ड्स की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। ये है इसकी इंटरप्रिटेशन कि नो टीवी सेट्स और मल्टीपल टीवी सेट्स, मोर देन 1 टीवी सेट्स, जो 1 से ज़्यादा इंक्रीज़ होते करते जाएं, तो उसमें ये जो टीवी सेट्स हैं ये बहुत कम हैं। तो गोया सबसे ज़्यादा जो लोगों ने टीवी सेट्स रखे हैं वो 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो अब 1 से जब आप 0 की तरफ जाएंगे, 9 की तरफ जाएंगे, या इससे जब आप इंक्रीज़ करेंगे 2 3 4, जो इंक्रीज़ करेंगे और उधर से फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जो है, ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास इस तादाद में हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो ये इस डाटा से ये आइडिया नहीं हो सकता, जबकि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये आइडिया हो सकता है।
इसको कहते हैं सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग। सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग इसको क्यों कहते हैं? ये देखिए, एक सिंगल वैल्यू डाटा की, उसको हमने ग्रुप कर दिया कि ये 0 वैल्यू है, ये इतने टाइम्स आई है, 1 वैल्यू इतने टाइम्स आई है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है इसमें बात करते हैं फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द डाटा इज रिटन along with the corresponding relative frequencies, तो इसको कहते हैं relative frequency distribution। ये कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में हमने relative frequency बनाई है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये each frequency divided by total number of observations, ये 1 divided by 50 करें तो ये आता है 0.02। 0.02 is the relative frequency of 0। 16 के लिए 1 के लिए 16 डिवाइड बाई 50 करें तो ये 1 जो वैल्यू है 1 टीवी सेट, इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.32 एंड सो ऑन। अगेन आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो डाटा के अंदर हैं, ये 50 जो सैम्पल साइज है उसके बराबर है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो काउंट है वो 1 के बराबर है। अच्छा, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसकी इंटरप्रिटेशन जो है रिलेटिव टू ऑल अदर ऑब्जर्वेशंस होती है, और ये फ्रीक्वेंसी की निस्बत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कंसिडर करके परसेंटेज की फॉर्म में बताएं तो ये और ज़्यादा ईजी वे हो जाएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अब इस पर गौर करें आप सब पे, तो ये 32% जो ये जो काउंट है, ये कंट्रीब्यूशन ये सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 टीवी सेट वाले हाउस होल्ड 32% हैं, यानी देयर आर 32% हाउस होल्ड्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन हैविंग 1 टीवी सेट, और द मिनिमम 2%, just 2% of the households are such that they have no TV set। अब इससे आप जो आप इससे इंक्रीज करते हैं, जैसे 2, 3, 4, आप ये देखें कि इनकी परसेंटेज भी डिक्रीज कर रही है। तो ओवरऑल हम जब रिलेटिव की बात करते हैं तो इसमें 32% का मतलब है कि ये 1/4 से ज़्यादा, क्वार्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका, इस सारे नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स में, 0 से लेके 6 तक, 0 नंबर ऑफ़ टीवी सेट, 1, 2, 3 अप टू 6, इनमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो 32% है, वो 1 का है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जर्वेशंस, ये हमें इसका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में बताया जा रहा है। तो ये हमने सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है फॉर क्वांटिटेटिव डाटा, एंड विद इन क्वांटिटेटिव इट्स टाइप इज डिस्क्रीट डाटा। थैंक्स।